आदमी के साथ ही आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस साउथ इंडिया की हिस्ट्री के साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का जो आपका इतिहास है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब एक बात और सुन लीजिए जो जरूरी है, वो ये कि साउथ करें तो राजपूत काल क्या होता है, पूरी बात सुन लीजिएगा फिर कुछ कमेंट करिएगा। राजपूत काल की अगर बात करें जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, राजपूत काल जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, मतलब प्री मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, इस राजपूत काल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ने को मिलता है पहले वो समझ लीजिए कि आपको चंदेलों के बारे में पढ़ने को मिलता है, परमाणु के बारे में पढ़ने को मिलता है, प्रतिहारों के बारे में पढ़ने को मिलता है, तोमरों के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ये जो राजपूत काल है इसको इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो बहुत सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड जगहों से। जैसे इनके इस टाइम पीरियड पर लिखी गई जो बुक्स होती है, इस टाइम पीरियड पर विभिन्न राजाओं के बीच में जो एक दो युद्ध हुए हैं या इस दौरान जो मंदिर बनवाए गए हैं या कोई वास्तुकला के क्षेत्र में या स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई काम हुआ है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं उनका एक नोट्स आपको बनाकर, ठीक है, बकायदा अपने हाथों से लिखकर हैंड रिटन एक प्रॉपर नोट्स बनाकर आपको दे दूंगा और वो आपको पढ़ना रहेगा और उस पर एक कोई स्पेशल सेशन किसी संडे को रखूंगा, ठीक है ना। मतलब नहीं पढ़ाऊंगा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि राजपूत काल का एक हैंड रिटन नोट आपको दूंगा, ठीक है, बढ़िया सा जो भी 4-5 पेज का 6 पेज का होगा उसको आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। हां जी, उसको आपको पढ़ना रहेगा और फिर आपका संडे को किसी संडे को इस संडे मतलब मान के चलिए कि इस वक्त, ठीक है ना, सिलेक्टेड टॉपिक। और इसलिए मैं आपको क्लास में उसको अलग ऐसे नहीं कराना चाहता क्योंकि अगर हम राजपूत काल को एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे जैसे बाकियों को पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि करीबन 5 से 6 लेक्चर मतलब पूरा हफ्ता चला जाएगा। पूरे हफ्ते पढ़ेंगे तब जाके राजपूत काल खत्म होगा और अब मैं आपको दे दूंगा, तो उसकी चिंता नहीं है, ठीक है ना, उसकी चिंता नहीं है। आप इसलिए उस बारे में ये मत कहिएगा कि सर क्लास में डिटेल में पढ़ा दीजिए। राजपूत काल को अगर डिटेल में पढ़ जाएंगे तो एक हफ्ता बर्बाद होगा और कोई मतलब नहीं है एक हफ्ता बर्बाद करने का, ठीक है। राजपूत काल से जो भी सिलेक्टेड होगा वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, चलिए देख लिया जाए। और इसलिए भी कह रहा हूं ताकि आपका जो सिलेबस है उसे टाइम से कंप्लीट किया जा सके। और आज साउथ इंडिया की हिस्ट्री को खत्म करके हम कल से मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ाएंगे। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो इसलिए हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए तैयार रहना। और एक बात कि मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़िए, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम दिसंबर एंड तक या बहुत ज्यादा हो तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम हिस्ट्री को खत्म कर लें ताकि मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा सकूं। इसके बाद पॉलिटी मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में हिस्ट्री को खत्म करना और पॉलिटी को स्टार्ट। आफ्टर ऑल देखो देखो अंततः आपको सिलेक्शन ही लेने से मतलब है, ठीक है। तो हमको हमारे हिसाब से पढ़ाने दीजिए और एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए देख लिया जाए। तो यार कल जो हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो हमने आपको कल बताई थी चीजें वो यहाँ तक बताई थी, ठीक है। और इसमें हमने किसकी बात करी थी, हमने चालुक्यों की बात करी थी, ठीक है ना, चालुक्यों की बात करी थी, ठीक है। हाँ, हमने चालुक्यों की बात करी थी और हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था आपको कि भैया चालुक्य जो है वो 3 टाइप के, चालुक्यों की 3 ब्रांचेस रही, चालुक्यों की 3 ब्रांचेस रही। और ये जो 3 ब्रांचेस रही उनमें से एक ब्रांच था वातापी के चालुक्य, दूसरा था कल्याणी के चालुक्य और तीसरा था वेंगी के चालुक्य, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक है वातापी के चालुक्य। अब इसमें ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि वातापी के जो चालुक्य है यही आरंभिक चालुक्य है, यही आरंभिक चालुक्य है। मतलब इन तीनों चालुक्यों में से सबसे पहले कौन स्थापित हुआ, तो सबसे पहले वातापी के चालुक्यों की स्थापना हुई सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें आरंभिक चालुक्य कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो राष्ट्रकूट थे जब इनका खात्मा हुआ तो कल्याणी के चालुक्य आए, ठीक है ना। और ये जो वेंगी का चालुक्य है ये वातापी के चालुक्यों से ही अलग हुए, ठीक है। खैर, तो इस चीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेंशन भी करना चाहूंगा, ठीक है। क्या, जैसे ये वेंगी के चालुक्य है तो वातापी के चालुक्यों के अधीन था, है ना। इसके पहले, ठीक है, इसके पहले मतलब जब तक इन्होंने, ठीक है, जब तक इन्होंने अपना स्वयं का राज्य एस्टैब्लिश नहीं कर लिया, ठीक है, उसके पहले की बात है। तो इसके पहले ये, ठीक है, इसके पहले ये वातापी के चालुक्यों के अधीन थे, ठीक है, वातापी के चालुक्यों के अधीन थे, ठीक है, वातापी के चालुक्यों के अधीन थे, ठीक है, वातापी के चालुक्यों के अधीन थे, ठीक है भैया, अधीन थे, ठीक है। बिफोर दिस, ठीक है, बिफोर दिस देवर अंडर वातापीज चालुक्य, ठीक है। वातापी के जो चालुक्य थे उनके अंडर में थे। मतलब यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से ये लिख दिया, यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से ये लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि ये जो वेंगी के चालुक्य हैं, ये जो वेंगी के चालुक्य हैं, ठीक है, ये जो वेंगी के चालुक्य है ये वाला पूरा एरिया एक टाइम पर वातापी के चालुक्यों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था, वातापी के चालुक्यों के ही अंतर्गत था। फिर क्या हुआ, विष्णुवर्धन ने इसे सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है ना। चलिए, हाँ, कल हमने जो इसका मुझे बताया था उन्होंने बताया था कि वो बाई मिस्टेक यहाँ वाला यहाँ लिख दिया था, तो हमने उसको करेक्शन भी कहा था कि भैया ये उल्टा हो गया है, इसको नीचे करना है, इसको ऊपर करना है, ठीक है। तो यहाँ जाकर उसको सही कर रहा हूँ, ठीक है। अब कल्याणी के चालुक्यों की बात करें, कल्याणी के चालुक्यों में क्या है, ठीक है। भाई ध्यान से आपने सुना नहीं था कल वाले में, बोला था कि उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। कल्याणी के चालुक्यों में यह है कि राष्ट्रकूटों, ठीक है, इनकी ये कब आए, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद आए, ठीक है, राष्ट्रकूटों के पतन से, ठीक है, पतन के बाद, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद आए, ठीक है, मतलब शासन में आए, ठीक है, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद शासन में आए, ठीक है। मतलब यहाँ आप लिखेंगे केम इनटू राष्ट्रकूट, ठीक है, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ राष्ट्रकूट। तो ये चीज स्पष्ट रूप से मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो चलिए अब ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि 3 चालुक्य हैं, वातापी के, कल्याणी के और वेंगी के। इसमें से वातापी के जो चालुक्य है इन्हीं वातापी के चालुक्यों को क्या कहा जाता है, बादामी के चालुक्य या आरंभिक चालुक्य। जो कल्याणी के चालुक्य है ये इनको कुछ और नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वेंगी के चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। अब आइए इन चालुक्य शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत डीपली पढ़ने की इच्छा मत रखिएगा क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है और ना ही बुक्स में इतना डिटेल में कहीं मेंशन है, ठीक है भैया, ठीक। अब इसमें है ये, ठीक है ना। हाँ, इसलिए पूरी लाइन नहीं लिखते, कुछ तो तुम भी तो लिख लो, सारा हम ही लिखवा लोगे। चालुक्य राजवंश, ठीक है ना, चालुक्य राजवंश की अगर बात करते हैं, चालुक्य राजवंश की बात करें, पूरी कहानी एक भाई साहब का कहना है कि सर पूरी लाइन लिखिए जितना आपने बोला, मतलब ये वाली लाइन पूरी लिखा जाए कि एक एक लाइन को बहुत विस्तार से अगर लिखेंगे तो ये बताइए कि हम नोट्स बनाने आए हैं, चीजों को इजी करके आपको पढ़ाने आए हैं या फिर किताब लिखवाने आए हैं। अगर विस्तार से ही लिखना है तो किताब में लिखा है वहीं से पढ़ लो, फिर हमसे पढ़ने का फायदा। विस्तार से ही लिखना है, एक एक लाइन को बिल्कुल वो बिल्कुल कहानी की तरह कि चालुक्यों की स्थापना, है ना, फलाना ने करी, फलाना को हराया, तब जाकर वो आगे टिक 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 बढ़ा और ये स्थापित हुआ। खैर चलिए, चालुक्य राजवंश, ठीक है ना। आज जिसको नहीं पढ़ने का मन है उसको कमियां नजर आती है, कोई बात नहीं। चलिए, चालुक्य राजवंश के बारे में ये सब बातें हमने बताई दी है, इसको हमने ऐड कर दिया है तो इसको फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। चालुक्य राजवंश में पुलकेशिन प्रथम की बात करेंगे और सबसे पहले हम वातापी
बादामी के चालुक्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सबसे पहले हम वातापी या बादामी के चालुक्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, वातापी या बादामी के चालुक्यों की बात कर रहे हैं, जिसमें से हम पुलकेशिन प्रथम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम है, ठीक है ना। हाँ तो ये हम पहले बता चुके हैं। तो भैया अब देखिए पुलकेशिन प्रथम, इसने सत्याश्रय या रण विक्रम जैसी उपाधि धारण की थी, इसे श्री पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता है, ठीक है भैया। तो क्या क्या याद कर लोगे यहाँ पर कि भैया पुलकेशिन प्रथम, क्या पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन फर्स्ट। तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है इसके बारे में दो तीन बातें ही जरूरी है, क्या भैया। एक तो क्या है ये, एक तो पहली बात जैसा आपने कहा कि भैया ये फाउंडर है ना, ये किस डायनेस्टी का फाउंडर है, इस डायनेस्टी का फाउंडर है। दूसरी बात इसकी टाइटल्स अच्छे अच्छे हैं, दो अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। एक टाइटल है क्या, सत्याश्रय, और दूसरा रण विक्रम, ठीक है। दो इसके टाइटल है, एक क्या है भैया, सत्याश्रय, ठीक है, सत्याश्रय, ठीक है। तो एक तो सत्याश्रय नाम का भाई इसका है, और दूसरा क्या है, दूसरा है रण विक्रम, क्या भैया, रण विक्रम, रण विक्रम, ठीक है। दूसरा क्या है, रण विक्रम। इसके अलावा इसे श्री पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता है, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, ये भी एक तरह से टाइटल ही समझिए कि क्या कहा जाता है, श्री पृथ्वी वल्लभ, क्या कहा जाता है इसे, श्री पृथ्वी वल्लभ, ठीक है। श्री पृथ्वी वल्लभ इसे कहा जाता है, श्री पृथ्वी वल्लभ इसे कहा जाता है, ठीक बात है। हाँ जी, तो एज इट इज याद कर लेना है, क्या भैया। एक तो यहाँ एक पॉइंट ये हो गया कि संस्थापक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सत्याश्रय, क्या सत्याश्रय और रण विक्रम की उपाधि है, और एक अन्य नाम है श्री पृथ्वी वल्लभ, ठीक है। या वो भी उसकी उपाधि समझिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुलकेशिन फर्स्ट फाउंडर, और दीज आर थ्री डिफरेंट टाइटल्स जो इसने धारण किए। अब इसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। कीर्तिवर्मन फर्स्ट की बात करें तो पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद ये शासक हुआ था, उसी का बेटा है, ठीक है। इसने अनेक शासकों को पराजित किया। महाकूट स्तंभ लेख में इसे बहुसुवर्ण अग्निस्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया, इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 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 मैडम, ठीक है। तो कीर्तिवर्मन के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है जो आप पढ़ें और याद रखें, तो छोड़ दीजिए। मंगलेश की बात करें तो मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। इसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अवैध था, इसलिए ये शासक बना था, ठीक है, कीर्तिवर्मन प्रथम का। अरे इसके छोटे भाई मंगलेश, मंगलेश कौन है, ये आपका भाई, ये जो कीर्तिवर्मन प्रथम है इसका छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई करके पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ जी। और नुनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार इसने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने कोपड़ क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। अजय भैया बिल्कुल बिल्कुल समझिए। आइए जरा देखते हैं मंगलेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया चालुक्य वंश का मंगलेश नाम का जो शासक है, ठीक है, कौन सा भैया, मंगलेश नाम का जो शासक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसमें बात नहीं करनी है, मंगलेश नाम का शासक है। ये भाई क्या क्या याद करना है, एक यही आपको याद करना है, इसकी जो जानकारी है, ठीक है। नुनेर दानपत्र और महाकूट स्तंभ लेख, ठीक है। अजय तो ये इसकी जो जानकारी है दो जगहों से मिलती है, एक तो नुनेर दानपत्र, ठीक है, नुनेर दानपत्र, ठीक है, नुनेर दानपत्र, और दूसरा क्या है भैया, दूसरा है महाकूट स्तंभ लेख, महाकूट स्तंभ लेख, महाकूट स्तंभ लेख, ठीक है। महाकूट स्तंभ लेख ये क्या है, ये जानकारी के स्रोत है, ठीक है, ये जानकारी के स्रोत है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक हो गया नुनेर, ठीक है, नुनेर नाम की जगह नुनेर दानपत्र, ठीक है, नुनेर दानपत्र, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, दूसरा हो गया आपका महाकूट स्तंभ लेख, क्या भैया, महाकूट, महाकूट स्तंभ लेख, ठीक है, महाकूट स्तंभ लेख, ठीक है, महाकूट स्तंभ लेख, महाकूट स्तंभ लेख। ये दोनों क्या है, ये दोनों इसकी जानकारी के स्रोत हैं, ये दोनों ही, ठीक है, ये दोनों इसकी जानकारी के स्रोत हैं। मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी के स्रोत, ठीक है, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत है ये। इसमें यह है कि है ना, कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया था। कलचुरी शासक बुद्धराज को हराया था, ठीक है ना। किसको डिफीट किया ये इसने, तो ये पॉइंट लिखेंगे, इसने किसे डिफीट किया, ठीक है, किसे हराया, ठीक है, किसे डिफीट किया, तो कलचुरी शासक बुद्धराज को, ठीक है। सीधा सीधा पॉइंट लिख लेना है, बुद्धराज को, ठीक है, बुद्धराज। बुद्धराज कौन से वंश का शासक है भैया, बुद्धराज कौन से वंश का शासक है, कलचुरी वंश का शासक है। कौन सा वंश का, शॉर्टकट में नोट्स बनाना और उसे दिमाग में बिठाना सीख लीजिए, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये टेक्निक पता है, तो जिनको ना पता हो, तो जिनको ना पता हो बिल्कुल जो है तकनीक अपनाएंगे, ठीक है ना। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया अब देखिए इसमें एक चीज और है, इसने किस पर अधिकार किया, किसको कॉन्क्वायर किया भैया, तो जीता या कॉन्क्वायर किया जो भी कर लीजिए, ठीक है, कॉन्क्वायर्ड, ठीक है, कॉन्क्वायर्ड किस क्षेत्र को, रेवती द्वीप को, ठीक है, रेवती द्वीप, रेवती द्वीप, रेवती द्वीप गोवा, ठीक है, रेवती द्वीप गोवा, ठीक है, रेवती आइलैंड, ठीक है, रेवती आइलैंड गोवा, ठीक है। इतनी सी बात, तो ये किसके बारे में बात होगी, ये बात होगी मंगलेश की, ठीक है ना। चलिए ठीक आगे बढ़े। अब पुलकेशिन द्वितीय आ गया, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपने पढ़ा है, जब हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाया था तो हमने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया था, ठीक है ना। आइए तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जब आपको पढ़ाया गया था हर्षवर्धन के बारे में, तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया था, और उतनी ही जानकारियां इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। जैसे आप याद करिए, थोड़ा सा याद कराते हैं पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अब ये किसका पुत्र है, पौत्र है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ ये है कि ये बादामी का सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक है। मतलब ये है कि जो चालुक्य शासक हुए बादामी के या वातापी के शुरुआती वाले, उसमें सबसे प्रतापी शासक है, ठीक है। इसने भी सत्याश्रय श्री और श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की भी उपाधि धारण की है, ठीक है। खैर वो पेपर में नहीं आता है। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी जो एहोल अभिलेख से मिलती है, जो इसके कवि रवि कीर्ति ने लिखा है, और इसके अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और दक्षिण विजय अभियान को उसने रोका था, ठीक है ना। आइए वही चीज है कि चीनी यात्री विंसांग ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जितनी जानकारी हर्षवर्धन को पढ़ाते समय हमने दी थी, बस उतनी ही याद रखिएगा, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अगर मैं लिखूंगा भी तो क्या लिखूंगा, इसके बारे में मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा कि हाँ भैया ये, ठीक है, क्या है, सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल, ठीक है। या चलिए लिख भी देते हैं, तो अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं सर लिखो, ये भी समस्या है। आइए लिख देते हैं। अच्छा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। अब अगर हम पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहे हैं, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि अरे मोस्ट पावरफुल, ठीक है, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ, ठीक है, बादामी या वातापी, बादामी या वातापी, ठीक है। मतलब बादामी या वातापी का, बादामी वाला क्षेत्र था ना, बादामी के चालुक्य है ये, तो बादामी या वातापी का सबसे शक्तिशाली चालुक्य शासक है, क्या है भैया, बादामी या वातापी का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके बाद आप देखेंगे कि भाई इसकी राजधानी की बात करें, इसकी कैपिटल की बात करें, इसकी राजधानी या इसकी कैपिटल की बात करें तो एहोल ही थी। एहोल जो आप पढ़ते हैं, एहोल अभिलेख, ठीक है, तो एहोल अभिलेख आप पढ़ते हैं वो इसकी राजधानी ही थी, ठीक है भैया। हाँ एहोल जो आप पढ़ते हैं वो इसकी राजधानी ही थी, ठीक है, एहोल, ठीक है। अब एहोल अभिलेख से ही इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये इसका जो राजकवि था,
इसका राज कवि था, जिसे आप कह सकते हैं कि स्टेट म्यूजिशियन या स्टेट पोएट, ठीक है, स्टेट म्यूजिशियन या स्टेट पोएट कह लीजिए। तो ये कौन था भैया? ये था रवि कीर्ति। कौन था? रवि कीर्ति था, ठीक है, रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति, ठीक है ना। चलिए भैया, रवि कीर्ति। और इसके बाद और आगे बढ़े तो भैया जानकारी, ठीक है, जानकारी का जो स्रोत है इसका वो है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख, ठीक है। एहोल अभिलेख का मतलब क्या हो गया कि हम बात कर रहे हैं एहोल इंस्क्रिप्शंस की, ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, से जानकारी मिलती है। ये क्या है? ये जानकारी का स्रोत है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी मिलती है इसमें, इसके और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नहीं, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वो सुनना पड़ेगा। जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ते रहेंगे तो बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, हर्ष को हराया, हर्ष को नर्मदा तट पर हराया, नर्मदा तट पर हराया, ठीक है। हर्ष को नर्मदा तट डिफीटेड, नर्मदा नदी के तट पर हराया, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हराया। बाकी ठीक है, इतना पर्याप्त है। और कोई ऐसी बात? इसकी उपाधि भी लिख सकते हैं इसमें, सत्याश्रय श्री की, सत्याश्रय की और श्री पृथ्वी वल्लभ की महाराज की, बट कोई जरूरी तो ऐसी नहीं है क्योंकि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। बाकी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में वेनसांग ने भी उल्लेख किया है, चीनी यात्री वेनसांग के द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है। इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ था, ठीक है, इसी के समय में सातवाहनों के अवशेष पर, ठीक है, इक्ष्वाकुओं का जो उदय हुआ था नागार्जुन कोंडा गढ़ीकोंडा में, अनेक स्मारक छोड़ गए, ठीक है। उन्होंने कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान नहीं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, इतना पर्याप्त है, बस एज इट इज आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इतना याद कर लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा बात करेंगे कहाँ के भैया? कल्याणी के चालुक्य, कहाँ के भैया? कल्याणी के चालुक्य, ठीक है ना। हाँ, बुक से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। अब कल्याणी के चालुक्यों की बात होगी। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में शुरू में बताया था कि राष्ट्रकूटों के पतन के बाद इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद ही आए थे, ठीक है, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद ही आए थे। और अगर आप राष्ट्रकूटों की बात करेंगे तो राष्ट्रकूटों के बारे में ऐसी कोई बहुत जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। जो पेपर में क्वेश्चन आता है राष्ट्रकूटों से रिलेटेड वो क्या आता है? तो राष्ट्रकूटों से रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के स्थापित, राष्ट्रकूट वंश के खात्मे के बाद ही कल्याणी के चालुक्य आए थे, ठीक है ना। हाँ, राष्ट्रकूटों की अगर बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था भैया? राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, फाउंडर था, वो कौन था? ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर, ठीक है। इनका अगर हम लोकेशन देखें, ठीक है, कि कौन से लोकेशन पर ये थी, ठीक है, कौन से क्षेत्र में इनका विस्तार था, ठीक है, तो क्षेत्र अगर हम देखें, लोकेशन देखें, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भैया जो राष्ट्रकूट वंश है इसमें एक भाई प्रसिद्ध शासक है कृष्ण तृतीय, ठीक है, कृष्ण तृतीय, ठीक है। और इनके समय में ही एलिफेंटा की गुफाएं बनी, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं जो है इन्हीं के समय की, एलिफेंटा की गुफाएं इन्हीं के समय की है। और यही नहीं, आप देखेंगे कि इन्हीं के समय की है भाई एलोरा की गुफाएं भी इन्हीं के समय की है, एलोरा की जो गुफाएं है वो भी इन्हीं के समय की है, ठीक है ना। एलोरा की जो गुफाएं है वो भी इन्हीं के समय की है। एक तो यहाँ पर कृष्ण तृतीय इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कृष्ण तृतीय इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कृष्ण तृतीय इंपॉर्टेंट होगा। और ये एलिफेंटा केव्स, ठीक है, एलिफेंटा केव्स की अगर बात करें, दंती दुर्ग इसमें संस्थापक है, और दंती दुर्ग इसमें संस्थापक है, और दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग नाम इसका बड़ा गजब का था, दंती दुर्ग नाम इसका बड़ा संस्थापक था, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, चलो भैया कृष्ण प्रथम को देख लो क्या समझना है, ठीक है, कृष्ण प्रथम, ठीक है। देखिए तो दंती दुर्ग, देखिए ऐसे है कि दंती दुर्ग की अगर बात करें, अगर हम दंती दुर्ग की बात करें, ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने दांतों से दुर्ग को तोड़कर एक राष्ट्र स्थापित किया, अपने दांतों से दुर्ग को कूटकर, अपने दांतों से दुर्ग को कूटकर एक राष्ट्र स्थापित किया जिसे राष्ट्रकूट वंश कहा गया, जिसे राष्ट्रकूट वंश कहा गया, ठीक है। तो वही चीज है कि आराम से याद हो जाएगा। लोकेशन क्या है इनका? महाराष्ट्र, क्या भैया? महाराष्ट्र इनका लोकेशन है, ठीक है, महाराष्ट्र लोकेशन है। कृष्ण प्रथम इसने क्या किया भैया? कैलाश मंदिर बनवाया, कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर बनवाया, ठीक है, कैलाश मंदिर बनवाया, कैलाश टेंपल, ठीक है, कैलाश टेंपल, कैलाश टेंपल इसने बनवाया। कैलाश टेंपल कहाँ पर है? कैलाश टेंपल महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाश टेंपल कहाँ पर है भैया? महाराष्ट्र के और संभाजी नगर में है, ठीक है, वहीं जहाँ एलोरा में, ठीक है। हाँ जी, तो कैलाश टेंपल कहाँ पर है? एलोरा में स्थित है, ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र में है क्या कैलाश टेंपल? कैलाश टेंपल कहाँ पर है? एलोरा महाराष्ट्र में, ठीक है, हाँ जी, एलोरा में स्थित है कैलाश टेंपल। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? देखिए ये दोनों ही, ठीक है, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र में ही है, मुंबई के निकट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं किसके समकालीन है? क्या पूछा जाता है भैया? एलिफेंटा की गुफाएं किसके समकालीन है? बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किसके समकालीन है, ठीक है, वो किसके समकालीन है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत होती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत होती है। और कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, ठीक है, एज इट इज पूछा जाता है। तो ये दोनों ही एलोरा की गुफाओं से भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार पूछा गया एलोरा की गुफाएं किसके समकालीन है या एलिफेंटा की गुफाएं किसके समकालीन है, ठीक है ना। तो दोनों ही जो है राष्ट्रकूटों के समय की है। इसमें से जो एलोरा की गुफाएं है, जो एलोरा की गुफाएं है, ठीक है, ये संभाजी नगर जिले में स्थित है। संभाजी नगर वही है जिसे पहले, ठीक है, जिसे पहले कहा जाता था क्या भाई, जिसे औरंगाबाद कहा जाता था, संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर। तो संभाजी नगर इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल याद रखिएगा, संभाजी नगर, संभाजी नगर महाराष्ट्र, संभाजी नगर महाराष्ट्र, ठीक है। तो संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित जो एलोरा की गुफाएं है, यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? 34 केव्स है, 34 गुफाएं हैं। और ये जो 34 गुफाएं हैं इसमें आप देखेंगे कि कहा जाता है कि इन 34 गुफाओं में से, ठीक है, भाई हिंदुओं के लिए कितनी है, ठीक है, कितनी गुफाएं हिंदुओं को समर्पित है और कितनी गुफाएं बौद्धों को समर्पित है, ठीक है, कितनी गुफाएं बौद्धिस्ट लोगों को समर्पित है और कितनी गुफाएं ऐसे हैं जो जैनिज्म को समर्पित है, ठीक है ना, जैनिज्म को समर्पित है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भैया हिंदुओं के लिए कितनी गुफाएं? 17 है, बौद्धों के लिए कितनी है? 12 है, ठीक है ना, 12 है, और जैनों के लिए कितनी है? 5 है। और इस प्रकार से यहाँ 34 गुफाएं हैं। वैसे तो महाराष्ट्र का जो संभाजी नगर है जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता है, महाराष्ट्र का जो संभाजी नगर है, ठीक है, जिसे पहले औरंगाबाद कहते थे, यहाँ पर औरंगजेब का मकबरा है, इसी वजह से इसका नाम औरंगाबाद भी पड़ा, औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब की बीवी का मकबरा है, तो बीवी का मकबरा रबिया उद्दौलानी नाम था उसका, और यहीं पर अजंता है और यहीं पर एलोरा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, तो एलोरा की गुफाओं से संबंधित चीजें हो गई। अब इधर एक बात और जान लीजिए, और वो ये है कि भैया इनकी राजधानी क्या थी, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी राजधानी मतलब कैपिटल। तो राजधानी अर्थात कैपिटल की अगर बात करें तो ये थी इनकी मान्यखेत। मान्यखेत आज की डेट में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो सोलापुर वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र का सोलापुर, ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल याद रखना है, मान्यखेत, क्या भैया? मान्यखेत। तो महाराष्ट्र का जो सोलापुर वाला क्षेत्र है वही पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, बिहार का औरंगाबाद अलग है, ये औरंगाबाद अलग है, ठीक है ना, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है और ये एज इट इज इंपॉर्टेंट है। और इधर आप देखेंगे कि एक जैसे ये है आपका कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर जो है इसके बारे में अगर बात करते हैं, कैलाश मंदिर जो है ये एलोरा की गुफाओं में, ये तो बता दीजिए, लार्जेस्ट रॉक टेंपल इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट
लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल, ठीक है, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा, पत्थरों को काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना। अरे एलिफेंटा की गुफा को हाथी गुफा नहीं बोलेंगे, एलिफेंट का मतलब ही होता है हाथी, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल याद रखेंगे। ले भैया लिख लो, हाथी की गुफा भी बोलते हैं, है ना। एलिफेंटा की गुफा मतलब क्या, हाथी की गुफा भी बोलते हैं, ठीक है ना, एकदम बेचो भैया, इसको हाथी गुफा भी बोलते हैं, ठीक है, हाथी गुफा भी कहते हैं, लिख लो, ठीक है। एलिफेंट का मतलब हाथी होता है ना। अच्छा, तो ये बिलाल याद रखेंगे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल, मतलब ये है कि पत्थर को काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है ना। पत्थरों को काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है भैया। हाँ जी, मकबरा क्या होता है, मरने के बाद इंसान को दफन करके उसके ऊपर कोई स्मारक बना दिया जाए तो वो होता है मकबरा। चलिए, ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट वंश हो गया। और ये राष्ट्रकूट वंश इन्हीं राष्ट्रकूटों के अंत के बाद, इन्हीं राष्ट्रकूटों के अंत के बाद, इन्हीं राष्ट्रकूटों के, ठीक है, इन राष्ट्रकूटों का जब अंत हुआ तो यहाँ पर कौन आया, इन्हीं राष्ट्रकूटों का जब यहाँ पर अंत हुआ तो यहाँ पर कौन आए, यहाँ पर आए कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कह सकते हैं, ठीक है भैया। हाँ जी, तो ये जो यहाँ पर मेंशन है कि कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप द्वितीय था, ठीक है ना। हाँ जी, है ना। तो चलिए देखते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चलिए ध्यान दीजिए। तो तैलप द्वितीय, ठीक है ना, तैलप द्वितीय, ठीक है, एकदम सिंपल है। राष्ट्रकूट वंश का जो कल्याणी वाले चालुक्य थे, जो कल्याणी वाले चालुक्य थे, राष्ट्रकूटों के बाद यही स्थापित हुआ, ठीक है। और ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसकी फिर से आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। इसकी हिंदी इंग्लिश है नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें कोई शासक है, जैसे सोमेश्वर प्रथम ने परमाणु की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण करके वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। अन्य लेखों से पता चलता है कि चालुक्यों ने धारा नगरी को जला दिया था और मांडू पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। तो भैया सोमेश्वर प्रथम, कल्याणी के चालुक्य में सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया, सोमेश्वर प्रथम डिफीटेड, ठीक है ना, किसको, भाई परमाणु को हराया था, ठीक है, परमार एंड कॉन्क्वर्ड धारा नगरी, ठीक है ना। चलिए, तो वो चीज है, शासक राजा भोज, एक आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना। हाँ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। राजपूत काल के साथ ही पाल वंश आता है, तो उसी में पढ़ लिया जाएगा, और पाल वंश के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ना है। संस्थापक गोपाल, प्रतापी शासक धर्मपाल, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा वही जो आपको पहले बता चुके हैं, तो भैया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बस। और क्या है पाल वंश में जो पूछा जाता है पेपर में। तो चलिए, कल्याणी के चालुक्यों में सोमेश्वर प्रथम के बारे में हम आपको बता देते हैं। सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। तो जो लिखा होगा बस उतना लिख लीजिएगा सोमेश्वर प्रथम के बारे में, बाकी बहुत ऐसे सब लिखने की आवश्यकता नहीं। सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसे सोमेश्वर फर्स्ट में याद रखेंगे, इसने किसको डिफीट किया, इसने किसको डिफीट किया, भाई सीधी सी बात है कि परमार राजा भोज को हराया, परमार राजा भोज को हराया, परमार राजा भोज को हराया, ठीक है, परमार राजा भोज को हराया, ठीक है, ठीक, मतलब डिफीटेड, ठीक है, डिफीटेड परमार किंग भोज, ठीक है, परमार किंग भोज, परमार किंग भोज को हराया, ठीक है ना। ठीक है, डिफीटेड परमार किंग भोज, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके हिसाब से, जिस हिसाब से कुछ लोग कहते रहते हैं ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा तो फिर हो चुका सिलेक्शन आपका। अब सोच लो, अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो। हाँ, बिल्कुल। अब इसके बाद अगली बात क्या है ना, अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि भाई इसने फिर क्या किया, भाई इसको हराया भी, ठीक है, राजा भोज को हराया और धारा नगरी, तो ठीक है, राजा भोज की, है ना, राजा भोज को हराया, ठीक है, तथा, ठीक है, उनकी राजधानी, ठीक है, राजधानी भोज, राजधानी क्या थी भैया, धारा, धारा को नष्ट कर दिया, ठीक है ना, राजधानी धारा को नष्ट कर दिया, ठीक है, राजधानी धारा को नष्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉयड धारा, विच, जो कि राजधानी थी इनकी, विच वाज द कैपिटल ऑफ किंग भोज, ठीक है, किंग भोज, ठीक है। तो राजा भोज की राजधानी, ठीक है, राजा भोज की राजधानी धारा नगरी को, ठीक है, क्या किया भैया, जला दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है। तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। आइए, तो इसने सुसाइड कर लिया था और चोलों से, है ना, डिफीटेड बाई चोल, ठीक है, तो चोलों से हारा, डिफीटेड बाई चोल, ठीक है, तो चोलों से हारा, ठीक है, इन द बैटल ऑफ, ये जो लिखा हुआ है आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है, ठीक है ना। आइए, तो कोपम एंड कुंडल संगमम, ठीक है, कुंडल संगमम, ठीक है, संगमम, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं इसमें आप कि भैया चोलों से कोपम तथा, ठीक है, कुंडल संगमम, ठीक है, कुंडल संगमम के युद्ध में हारा, ठीक। तो चोलों से कोपम तथा कुंडल संगमम के युद्ध में हारा, ठीक, एज इट इज याद कर लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिकली, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद कर लेना है। ये सोमेश्वर फर्स्ट के बारे में ये 3-4 लाइनें आपको लिख लेनी है कि परमार राजा भोज को हराया और उसकी राजधानी धारा को नष्ट कर दिया, ठीक है ना, मतलब डिफीटेड परमार किंग भोज एंड डिस्ट्रॉयड देयर कैपिटल, है ना। इधर है क्या कि चोलों से 2 युद्धों में हारा, एक कोपम के युद्ध में और दूसरा कुंडल संगमम के युद्ध में, खत्म, ठीक है। हाँ, खतरनाक नाम है। कल्याणी के चालुक्यों में विक्रमादित्य 6 भी है, ठीक है, विक्रम संवत चला है ना, विक्रम चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है, इसके द्वारा चलाया गया, ठीक है ना। हाँ, चालुक्य विक्रम संवत, तो भैया बस एक ही चीज है, ठीक है, कि कल्याणी के चालुक्य में विक्रमादित्य 4th की अगर बात करें तो इसको अलग से लिख दे रहा हूं, बस इतना लिखा हूं, उतना लिखिएगा, विक्रमादित्य 4th, ठीक है। अब विक्रमादित्य 4th जो है, ठीक है, विक्रमादित्य 4th, है ना, विक्रमादित्य 4th, ठीक है। इसने क्या किया है, एक महत्वपूर्ण कार्य, तो इसने एक संवत स्टार्ट किया, ठीक है, क्या किया इसने, है ना, असंवत, है ना, एक संवत स्टार्ट किया, कौन सा भैया, इसका नाम है विक्रम, मतलब कह सकते हैं इसको, वैसे तो इसने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में चलाया, तो चालुक्य विक्रम संवत स्टार्टेड, चालुक्य विक्रम संवत, ठीक है, चालुक्य विक्रम संवत, मतलब सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि चालुक्य विक्रम संवत शुरू किया, चालुक्य विक्रम संवत शुरू किया, ठीक है, कब शुरू किया, चालुक्य विक्रम संवत शुरू किया अपने राज्यरोहण, मतलब जब इसने अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है, क्या कराया, राज्याभिषेक, ठीक है ना, क्या कराया, राज्याभिषेक, हाँ 6 है, बिल्कुल सही बात है, बोल नहीं है 6, ठीक है ना,
6 है, ठीक है ना, 6 है। तो जब इसने अपना राज्याभिषेक, मतलब जिस वर्ष ये राजा बना, जिस वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक को इंग्लिश में कहते हैं कोरोनेशन, तो जिस वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ, जिस वर्ष इसका राज्यारोहण हुआ, जिस वर्ष ये राजा बना, उसी वर्ष इसने चालुक्य विक्रम संवत चलाया। कब की बात है ये बात है 1076 एडी की, ठीक है, मतलब ईस्वी की, 1076 एडी, ठीक है ना, ठीक है। इसने विक्रमपुर नाम का एक नगर भी बसाया था, विक्रमपुर, और भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर भी बनवाया था, ठीक है ना, विशाल मंदिर और विशाल झील भी बनवाया था, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप ये दूसरा पॉइंट बस नोट कर लीजिएगा, ठीक है, विक्रमपुर बसाया, क्या किया इसने, क्या किया, एक महाराष्ट्र में पड़ेगा विक्रमपुर बसाया, ठीक है, विक्रमपुर बसाया, ठीक है, फाउंडेड विक्रमपुर, विक्रमपुर नाम का एक शहर जो है उसको बसाया, ठीक है। बस इतनी सी बात यहाँ पर, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान देनी है। चलिए क्या क्या, दो बातें, एक तो इसने अपने राज्यारोहण मतलब जब अपना राज्याभिषेक कराया तो 1076 एडी में, ठीक है, या ईस्वी में इसने क्या किया, है ना, ये चीज किया, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हुई 1076 एडी में इसने चालुक्य विक्रम संवत चलाया और दूसरा विक्रमपुर बसाया, दो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी राज्यसभा में विक्रमांक देव चरित के रचयिता विल्हण तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो है कल्याणी के चालुक्यों में सबसे महान शासक है, कल्याणी के चालुक्यों में सबसे महान शासक होगा, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं। इसमें एक दो पॉइंट ये लिख लेंगे, ठीक है। विक्रमांक देव चरित विल्हण, विल्हण के द्वारा विक्रमांक देव चरित लिखा गया और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया, तो ये इन्हीं के, ठीक है, मतलब समकालीन थे, ठीक है। विल्हण इसके राजकवि थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें ऐड करनी चाहिए कि इसके जो राजकवि थे, ठीक है, इसके जो राजकवि थे, राजकवि मतलब वही स्टेट पोएट, ठीक है, राजकवि, इसके जो राजकवि हुए, राजकवि, ठीक है, इसके जो राजकवि हुए, क्या नाम है इनका, क्या नाम है विल्हण, क्या नाम है विल्हण, और विल्हण के द्वारा एक किताब लिखी गई, ठीक है, विल्हण के द्वारा एक किताब लिखी गई, और ये किताब जो है इस किताब का नाम क्या रखा गया, विक्रमांक देव चरित, क्या रखा गया, विक्रमांक देव चरित, तो विक्रमांक देव चरित नाम की किताब, विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, है ना, और ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित नाम की किताब लिखी, ठीक है। और विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा नाम की किताब लिखी गई इन्हीं के समय में, ठीक है, कौन सी, विज्ञानेश्वर भी इनके समकालीन थे, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर नाम की एक मतलब राइटर हुए विज्ञानेश्वर, ठीक है। तो विज्ञानेश्वर ने क्या किया, विज्ञानेश्वर की अगर बात करें, ठीक है, विज्ञानेश्वर की अगर बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी मिताक्षरा, और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार तो सीधा सीधा मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि मिताक्षरा के लेखक कौन है, ऐसे ही एज इट इज केवल ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया मिताक्षरा के लेखक कौन है, मिताक्षरा के लेखक कौन है, बस इतनी सी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है भैया, मिताक्षरा के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, मिताक्षरा के लेखक कौन है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी इसमें ऐड हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है मतलब ये अपने टाइम का सबसे प्रतापी शासक, मतलब मोस्ट फेमस, ठीक है, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। तो अपने डायनेस्टी का, अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक ये हुआ है, ठीक है, अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। विज्ञानेश्वर वाला भी याद रखिएगा कि भैया विज्ञानेश्वर, ठीक है, के द्वारा मिताक्षरा इसके समय में लिखी गई। तो विक्रमादित्य 6, ठीक है, इस डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर है, सबसे प्रतापी शासक है, ठीक है। तो याद रहेगा कि इसके द्वारा चालुक्य विक्रम संवत चलाया गया, विक्रमपुर नाम का शहर बसाया गया, इसी के राजकवि विल्हण ने विक्रमांक देव चरित लिखा और इसी के समय में विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी, ठीक है। चलिए, ठीक है, एलोरा नाम का, एलोरा मंदिर में आपको बता चुके, एलोरा बता चुके हैं, एलोरा 34 गुफाएं थी एलोरा की, उसमें से एक गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं, एहोल को मंदिरों का नगर कहा गया है, ठीक है, ये वाला भी याद रखिएगा, मंदिरों का नगर। वैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे तो मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, मंदिरों एवं घाटों का शहर कहते हैं बनारस को, मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहते हैं, बनारस को कहते हैं मंदिरों एवं घाटों का शहर। लेकिन राष्ट्रकूटों सॉरी चालुक्यों के समय में एहोल को भी मंदिरों का नगर कहा गया, मतलब टाउन ऑफ टेंपल्स, ठीक है ना, एहोल, ठीक है। अब एक सोमेश्वर तृतीय है, ठीक है, सोमेश्वर तृतीय है, फिर सोमेश्वर चतुर्थ है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो सोमेश्वर तृतीय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना सही रहेगा, सोमेश्वर थर्ड, ठीक है, किसके बारे में, सोमेश्वर तृतीय के बारे में, सोमेश्वर तृतीय के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, सोमेश्वर तृतीय, सोमेश्वर थर्ड, ठीक है। अब सोमेश्वर तृतीय के बारे में क्या जानकारी लेना है भैया, तो बस एक ही बात ध्यान दीजिए कि इसने एक बुक लिखी है, इसके द्वारा एक बुक लिखी गई और उस बुक का नाम क्या दिया गया, इस बुक का नाम दिया गया क्या, मान सोलास, ठीक है, मान सोलास, बड़ा गजब का नाम मान सोलास, ठीक है, मान सोलास, ठीक है, तो मान सोलास, ठीक है। हालांकि ये कभी पेपर में आया नहीं किसी के, ठीक है, बाकी ये एहोल का थोड़ा सा बताइए, लिख लीजिएगा कि भैया एहोल, ठीक है, एहोल अभिलेख का विशेष रूप से कि एहोल अभिलेख, एहोल की बात करें, एहोल, एहोल जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, एहोल इनकी राजधानी हुआ करती थी, तो एहोल का दिमाग में रखिएगा कि एहोल जो है इसे क्या कहा गया है, इसे मंदिरों का शहर कहा गया है, मंदिरों का शहर कहा गया है या मंदिरों का नगर कहा गया है, ठीक है, सिटी ऑफ टेंपल्स, ठीक है, या टाउन ऑफ टेंपल्स, ठीक है, टाउन ऑफ टेंपल्स या सिटी ऑफ टेंपल्स, टाउन ऑफ टेंपल्स, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब पल्लव राजवंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं है कि बहुत एकदम याद करना ही करना है, ठीक है ना। हाँ, एहोल अभिलेख वाला एहोल बता रहे हैं, ठीक है। तो पल्लव राजवंश में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इच्छांकुओं को हराकर, इच्छांकु किसको हराकर, इच्छांकु जो है एक्चुअली में अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज समझिएगा कि जैसे इस तरह से मान लीजिए आप मैप यहाँ बनाए, तो ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, मतलब मोटी मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट एक्जैक्टली, नॉट टू स्केल, ठीक है ना। तो इस वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र की, इस वाले क्षेत्र में आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर पहले कौन थे, यहाँ पर पहले सातवाहन थे, यहाँ पर पहले कौन थे, सातवाहन, ठीक है, यहाँ पर पहले सातवाहन हुआ करते थे, ठीक है। फिर इनकी जगह पर यहाँ पर आ गए कौन, इच्छांकु, कौन आ गए, इच्छांकु आए, ठीक है, कौन आ गए यहाँ पर, फिर इच्छांकु आ गए, इच्छांकु आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन है, इच्छांकु की जगह पर कौन आ गए, ये आपके आ गए पल्लव, कौन आ गए भैया, पल्लव, कौन आ गए, पल्लव आ गए, ठीक है, कौन आ गए, पल्लव आ गए, ठीक है। तो ये चीज है कि मतलब आप समझिए कि दरअसल में मामला ये है कि सातवाहन, ठीक है, सातवाहन के बाद इच्छांकु, इच्छांकु के बाद पल्लव, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इसमें पल्लव की बात क्या है, ठीक है, पल्लव का मतलब बताया गया लता का वाचक होता है, ठीक है। आंध्र उत्तरी तमिलनाडु, तो मतलब इनका क्षेत्र क्या था मुख्य रूप से, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु, ठीक है। राजधानी इनकी क्या थी, कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंह विष्णु इस वंश का, पल्लव का भी सिंह विष्णु को संस्थापक माना जाता है, ठीक है, सिंह विष्णु को संस्थापक माना जाता है इसका, ठीक है। सिंह विष्णु आपको याद करना पड़ेगा, पल्लव वंश का प्रथम प्रमुख शासक। और इसमें आप देखेंगे मामल्लपुरम के जो मंदिर वगैरह वाला मामला है वो आप स्ट्रेटेजी में पढ़ लेते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। सिंह विष्णु की
विलाससभा में संस्कृत के महाकवि भारवी, ठीक है, भारवी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम नाम का महाकाव्य लिखा था, ठीक है। और इधर महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इन्होंने मत विलास प्रश्न तथा लिखा था, ठीक है, मत विलास प्रश्न, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और अब देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं ना, तो ठीक रहेगा, इसको लिख देते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ हम बात करेंगे, समझ लीजिएगा, पल्लव राजवंश, पल्लव राजवंश या पल्लव वंश, ठीक है ना, पल्लव वंश, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, पल्लव डायनेस्टी, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहली चीज क्या भैया, संस्थापक, ठीक है, संस्थापक मींस फाउंडर, ठीक। दूसरी चीज क्या है, इनका लोकेशन क्या था, मतलब किस लोकेशन पे इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल मींस राजधानी, कैपिटल मींस राजधानी की, की राजधानी क्या थी, ठीक है। फिर इसमें जो प्रसिद्ध शासक हुए, जैसे सिंह विष्णु है, इसमें पहले प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है, सिंह विष्णु, ठीक है, सिंह विष्णु एक तो याद रखना है इसमें, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, ठीक है, सिंह विष्णु। और दूसरे एक इसमें प्रतापी शासक मिलेंगे आगे, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु क्या है, संस्थापक, सिंह विष्णु, ठीक है, सिंह विष्णु क्या है, संस्थापक, ठीक है ना। लोकेशन की बात करेंगे तो भैया एक तो आंध्र प्रदेश वाला एरिया और दूसरा क्या है, नॉर्थ तमिलनाडु वाला एरिया, नॉर्थ तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है ना, नॉर्थ तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है ना, ठीक, ठीक, नॉर्थ तमिलनाडु। कैपिटल की बात करें तो कांची, कांची तमिलनाडु में पड़ता है, जैसे आज की डेट में कांचीपुरम कहा जाता है, ठीक है। सिंह विष्णु की बात करें तो सिंह विष्णु के बारे में 2 पॉइंट याद करिए, एक तो भैया इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, ठीक है, अवनी सिंह। और दूसरा इसके समय में एक कवि थे, एक पोएट थे, जिनको आप इनका राजकवि मान सकते हैं, जिनका नाम है भारवी, ठीक है, क्या नाम है भैया, भारवी, ठीक है, भारवी। और दूसरा जो है इनकी एक उपाधि है, एक उपाधि है, ठीक है, उपाधि मतलब टाइटल, ठीक है। तो इनका टाइटल क्या है, अवनी सिंह, क्या भैया, अवनी सिंह, ठीक है, क्या है, अवनी सिंह, अवनी सिंह, ठीक है, क्या, अवनी सिंह। और भारवी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे भारवी के द्वारा कीर्तार्जुनीयम नाम का एक महाकाव्य लिखा गया, कौन सा, कीर्तार्जुनीयम, ठीक है। इसी पेज के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कीर्तार्जुनीयम, ठीक है, कीर्तार्जुनीयम। महेंद्र वर्मन के द्वारा, अगर महेंद्र वर्मन की बात करें तो महेंद्र वर्मन में आप देखिए बस 2 चीजें, मत विलास प्रश्न और ये वाला तो नहीं, मत विलास प्रश्न वाला क्वेश्चन आता है, तो मत विलास प्रश्न केवल नोट कर लेंगे, ठीक है, मत विलास प्रश्न, ये किताब है मत विलास प्रश्न, ठीक है, मत विलास प्रश्न, मत विलास प्रश्न, ठीक। चलिए तो फाइनली भाई पल्लव वंश की बात करें, संस्थापक सिंह विष्णु, लोकेशन आंध्र, नॉर्थ तमिलनाडु, कैपिटल कांची, सिंह विष्णु जिसकी उपाधि अवनी सिंह थी और इसके राजकवि या पोएट थे भारवी, जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम नाम का ग्रंथ लिखा, और मत विलास प्रश्न महेंद्र वर्मन ने लिखा। तो इसी के साथ ही जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है वो यहाँ पर खत्म होती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजपूत काल का एक नोट्स आपको मिलेगा, जिस पर स्पेशल एक सेशन मैं संडे को लूंगा, और कल से आपकी मेडिवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा। तो तैयार रहिएगा कल से मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।